हेलो स्टूडेंट। आज हम भारत की प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। भारत की प्रस्तावना में क्या उल्लेख है एवं जो शब्द लिखे गए हैं उनका क्या अर्थ है। इस तरह से आज हम भारत की जो प्रस्तावना है संविधान में लिखी हुई उसके बारे में आज हमें क्या करना है, स्टडी करना है। और यह स्टडी हमारी जो रहेगी वह अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से लेकर यूपीएससी तक के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जो प्री लेवल के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, तो इस लेक्चर को देखने के बाद अब प्रस्तावना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं आशा करता हूँ कि आप उन सभी को क्या कर पाएंगे, इजीली सॉल्व कर पाएंगे और कुछ भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमने पढ़ा नहीं है या ये कुछ नया है। तो सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ जो ये प्रस्तावना शब्द है। सबसे पहले जो प्रस्तावना को जोड़ा गया वो किस देश के संविधान में जोड़ा गया, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है। तो सबसे पहले जो प्रस्तावना को जोड़ा गया वो अमेरिका के संविधान में जोड़ा गया। और जो भारत में प्रस्तावना ली गई है वह कहां से ली गई है। जैसे भारत में जो भारत का संविधान है उसमें फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज ये अलग अलग देशों से ली गई है। उसी प्रकार जो हमारे देश के लिए जो प्रस्तावना ली गई है भारत के संविधान में वह अमेरिका से ली गई है। ठीक है। और दूसरी बात इसमें क्या है, जो हमारे देश के लिए प्रयुक्त की गई भाषा है, जो हमारे संविधान सभा ने जो हमारी प्रस्तावना में भाषा को प्रयुक्त किया गया है वह भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। यहाँ पर दो बातें ध्यान रखने योग्य है, आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि भारत की प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, भारत की जो प्रस्तावना है वह कहाँ से ली गई है और भारत की प्रस्तावना की भाषा शैली कहाँ से ली गई है। ये दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और दोनों का आंसर आपको पता लग गया है कि ये कहाँ से ली गई है। दूसरा, जब हमारे इसमें जो क्वेश्चन बनता है कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना को हमारा पढ़ने से क्या मतलब है। प्रस्तावना को हम इसलिए पढ़ते हैं सबसे पहले क्योंकि प्रस्तावना को पढ़ने मात्र से हमको यह ज्ञान हो जाता है, क्योंकि जो हमारी संविधान जो बनाया है वह संविधान सभा ने बनाया है। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, सबसे पहली बैठक हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हमारे संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी जो कि अंगीकृत हो चुका था। अंगीकृत कब हुआ था, अंगीकृत का मतलब है जो बनकर रेडी हो चुका था। तो 26 नवंबर 1949 इस दिन ये बनकर क्या हो चुका था, रेडी। ठीक है। तो इस प्रस्तावना में हमारे संविधान सभा के जो व्यक्ति थे उनके क्या उद्देश्य रहे हमारी प्रस्तावना को बनाने के, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उनकी क्या आशा थी कि हम किस तरह का भारत चाहते हैं, हम भारत में किस तरह के लोगों को देखना चाहते हैं, किस तरह के हमारा भारत होना चाहिए और भारत को आगे जाके किन किन चीजों पर कार्य करने चाहिए, वह सभी सोच उन्होंने किस में डाली है, प्रस्तावना में। ठीक है। तो हम प्रस्तावना के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। प्रस्तावना में सबसे पहले लिखा हुआ है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग का अर्थ है कि जो हमारे यहाँ पर संविधान बनाया गया है या प्रस्तावना लिखी गई है वह किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं लिखी गई है। या ऐसा देखो, ऐसा तो है कि संविधान सभा ने उसको निर्मित किया है, लेकिन उनके द्वारा लिखा गया है हम भारत के लोग। अर्थात जो की है, जो चाबी है बनाने की प्रस्तावना को, वो कौन है, भारत के लोग है। मतलब भारत के लोगों द्वारा भारत को एक संविधान सौंपा गया है। उसमें मतलब ऐसा नहीं है कि किसी मतलब राजा ने कोई संविधान सौंप दिया है या किसी ने नहीं। वह क्या है कि भारत के लोगों द्वारा ही हमारे लिए संविधान एक बनाया गया है और जिसकी प्रस्तावना में सबसे पहले शब्द लिखा है हम भारत के लोग। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि हम भारत के लोग, यह शब्द कहाँ उल्लेखित है। ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको वहां पर ऑप्शन में मिल सकता है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या फिर सिटीजनशिप, नागरिकता, आपको ऑप्शन दिया जा सकता है। तो यह आपको पता होना चाहिए हम भारत के लोग कहाँ उल्लेखित है प्रस्तावना में, जो कि यह भाषा शैली कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। अब दूसरी बात जो आती है सबसे मुख्य है, एक बार एक भारत के न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में केस आता है बेरुवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस रहा है। बेरुवारी वर्सेस ये 1960 में आया था।
बेरोबारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस था, उसमें जो डिसीजन आया, निर्णय आया, उसमें माना गया कि जो प्रस्तावना है वह भारतीय संविधान का अंग नहीं है। और जहां पर भारतीय संविधान की भाषा स्पष्ट नहीं है, वहां पर हम किसको देखेंगे? प्रस्तावना को। और प्रस्तावना को देखकर उस भाषा का क्या करेंगे? हम स्पष्ट करेंगे। तो इस तरह से एक केस आया बेरोबारी वर्सेस 1960 में आया, जो यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें यह बात कही गई कि जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान का अंग नहीं माना गया। ठीक है। तो इसके बाद दूसरा केस जब आता है, दूसरा वाद आता है, ये वाद आता है हमारा केशवानंद। केशवानंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये आता है 1973। 1973 भारत के संविधान में जो है 24 अप्रैल 1973। यह डेट भारत के संविधान के लिए और भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डेट के दिन एक तो सचिन तेंदुलकर का जन्म भी हुआ था, जो कि किस मुद्दे से संबंधित नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको। लेकिन जो केशवानंद भारती केस आया था, तो सबसे बड़ी जो बेंच आज तक जजेस की बैठी थी, 13 जजेस की जो बेंच बैठी थी, सबसे बड़ी जो की बेंच है भारतीय इतिहास में जजों की, वह केशवानंद भारती केस में बैठी थी। और इस केस में निर्णय आता है कि जो प्रस्तावना है वह भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है और इसमें संसद जो है संशोधन कर सकती है। लेकिन संसद के द्वारा किया गया संशोधन जो होगा, उसके द्वारा जो मौलिक स्ट्रक्चर है, मूल स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर जिसको कहा जाता है, उसका हनन नहीं होना चाहिए। तो बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? अब वह बेसिक स्ट्रक्चर जो है वह टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसे हमारा देश समाजवाद है, समाजवादी हमारा देश है या सेक्युलर देश है, अगर कोई उस तरह का कोई भी बिल संसद द्वारा पास किया जाता है, मान लेते हैं कि कोई संसद में बिल आता है कि भाई इसको पास करना है, अब वह बिल अगर चैलेंजिंग है कहीं ना कहीं या किसी के द्वारा चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में जाकर, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि उस बिल को, अगर वह बिल किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है, तो वह उस बिल को उस सीमा तक खारिज कर देगी जहां तक वह फंडामेंटल राइट्स का क्या करता है? हनन करता है। और यह कौन से आर्टिकल के तहत होता है? आर्टिकल 13 के तहत लिखा है। अगर किसी संविधान में कोई भी संशोधन करना है, उसकी प्रक्रिया 368 में है, परंतु यदि किसी चीज के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं किसी बिल के थ्रू, या कोई अगर अधिनियम पारित हो जाता है उसके विरुद्ध अगर हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उस बिल को उस सीमा तक खारिज कर सकते हैं जिस सीमा तक वह किसी के मौलिक अधिकार का हनन करता है। यह आर्टिकल 13 में क्या है? उल्लेखित है। तो बात आती है हमारे संविधान में जो लिखा गया है, हम भारत के लोग। अब इसमें क्या है कि देखो, सबसे बड़ी बात जो इसमें है, तो स्टूडेंट, तो जो प्रस्तावना में जो हमारी स्वतंत्रता लिखी है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता लिखी है, ऐसा क्वेश्चन बन जाता है यूपीएससी में, पीएससी जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन रहता है, उनमें इस तरह के क्वेश्चन हमेशा बन जाते हैं। तो हमारे जो संविधान है उसमें विचार, आप क्या सोचते हैं? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। तो इसके साथ साथ आपको क्या है, अगर आपसे कभी बाई चांस क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखित नहीं है, आपसे ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उसमें यदि लिख दिया जाता है कि उपासना की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाता है, तो भाषण की जो स्वतंत्रता है वो हमें कहां से मिलती है? आर्टिकल 19 से मिलती है। और आपसे एक चीज ये भी पूछी जा सकती है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जैसे ये एक शब्द मैंने लिखा अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब होता है एक्सप्रेशन। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के किन किन भागों में लिखित है या लिखी हुई है, ऐसा उल्लेख है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको अगर वहां पर ऑप्शन दे दिया जाता है प्रस्तावना,
मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आपका आंसर होगा वहां पर प्रस्तावना और मौलिक अधिकार, क्योंकि ये आर्टिकल 19 में आपके लिए लिखित है कि आप भाषण दे सकते हैं। भाषण का अभिव्यक्ति जो है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख भी कहां पर है? आर्टिकल 19 में। ठीक है, तो इसके बाद आपका बनता है कि न्याय, कि कितने प्रकार के न्याय हमारे संविधान की जो संविधान में की जो प्रस्तावना उसमें कितने प्रकार के न्याय लिखे हैं। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसका सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इसका क्रम पता होना चाहिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अभी जो मैं लास्ट टाइम से देख रहा हूँ कि कुछ 2 या 3 ईयर से, तो आपसे डायरेक्टली क्रम पूछ लिया जाता है। जैसे मैं एक पेपर देख रहा था कि 42 अमेंडमेंट जो 1976 में हुआ, तो उसमें जो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए उनका क्रम क्या है। इस तरह से आपसे डायरेक्टली क्या बन जाता है? क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आपको ये क्रम आपको पता होना चाहिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। अगर आपको ये क्रम मतलब पता तो होगा कि क्या है, लेकिन इनका क्रम पता होना बड़ी बात है, क्योंकि अब क्वेश्चंस नए तरीके के बन रहे हैं। कभी भी आपने देखा होगा कि जो पीएससी है या यूपीएससी है, ये क्वेश्चंस को क्या करती है? रिपीट नहीं करती है। अधिकतम इनकी जो रहती है कोशिश, वह नए क्वेश्चन बनाने की रहती है। तो वो क्वेश्चन इसी तरह से बनते हैं। यदि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हमें आंसर को क्लिक कर जाएंगे। यदि हमने फैक्चुअल पढ़ा होगा, सिर्फ फैक्ट पढ़ा होगा, तब हम आंसर तक क्या है? नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसके लिए अब हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? तो संविधान में उल्लेखित जो कुछ शब्द और भी है हमारे ना, जैसे लिखा हुआ है कि गणतंत्र, भारत क्या है? गणतंत्र है। यदि बात आती है भारत कब से गणतंत्र है, तो आपको लिखना पड़ेगा 26 जनवरी 1950। यदि आप 26 जनवरी 1950 से अलग कुछ भी लिखते हैं, 26 जनवरी 1950 से भारत क्या है? गणराज्य है, गणतंत्र है। यदि आपसे पूछा, अगर यदि आपके सामने बात होती है गणतंत्र भारत की, तो गणतंत्र भारत की जब आपके सामने बात होगी तो आपको पता होना चाहिए 26 जनवरी 1950 से बात कर रहे हैं। यदि आपसे बात होती है स्वतंत्र भारत के संदर्भ में, तो आप समझ लो 15 अगस्त 1947 से बात की बात है। अब हम गणतंत्र किसे कहेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि हमें गणतंत्र क्या है? यदि किसी भी देश का सर्वोच्च पद जो होता है या सर्वोच्च नागरिक जो होता है, यदि वह लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, तो वह क्या है? गणतंत्र है। अब भारत का जो सर्वोच्च पद है वो होता है राष्ट्रपति। भारत का सर्वोच्च पद जो है राष्ट्रपति है, वह चुना जाता है। किसके द्वारा चुना जाता है? वह हमारे द्वारा जो चुने गए हैं सांसद। ठीक है, सांसद जो हमारे द्वारा चुने गए हैं, विधानसभा के सदस्य, उनके द्वारा क्या किया जाता है? चुना जाता है। लेकिन सभी कौन से होते हैं? निर्वाचित सदस्य। वो बात की बात है, जब हम उन क्वेश्चंस पे जाएंगे कि कौन भाग लेता है, कौन भाग नहीं लेता, हम उसमें उसको डिस्कस कर लेंगे। मतलब हमारे द्वारा चुने गए व्यक्ति राष्ट्रपति को चुनते हैं। इसका मतलब है हम अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर रहे हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में क्या ले रहे हैं? भाग ले रहे हैं। चुना हमने ही है। किस प्रकार से चुना है? अप्रत्यक्ष रूप से। यदि सबसे बड़ा जो पद होता है वह जनता के द्वारा चुना जाए, तो वह एक गणतंत्र की परिभाषा है, सटीक परिभाषा। अब लोकतंत्र है, लोकतंत्र शब्द उल्लेखित है, गणतंत्र, लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब यह है कि लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, मतलब इस तरह से बना हुआ जो भी शासन रहेगा वह क्या रहेगा? एक लोकतंत्र रहेगा। लोकतंत्र में क्या होता है? किसी भी मतलब जो चाबी होती है, सत्ता की जो चाबी होती है, वह जनता के हाथ में होती है लोकतंत्र में। एक भी समाजवादी। तो समाजवादी जो शब्द हमारे प्रस्तावना में लिखा है, समाजवादी का मतलब है जो भारत की सरकार रहेगी वह समाजवादी रहेगी। समाजवादी से अर्थ है कि सभी जितने भी संसाधन है, वह चाहे कोई कंपनी के संसाधन है या किसी भी प्रकार के संसाधन है, सभी पर किसका अधिपत्य होगा? सरकार का। तो समाजवादी से अर्थ यहां पर यह निकलता है। लेकिन जब 1991 में मनमोहन जी जब वित्त मंत्री थे, 1991 में एलपीजी रिफॉर्म लाए गए। एलपीजी रिफॉर्म के बाद क्या? लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो इसके प्रावधान के बाद जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं पूंजीवाद का क्या हुआ है? निवेश हुआ है।
तो जो हमारी अर्थव्यवस्था है वह समाजवादी और पूंजीवादी आजकल मिश्रित अर्थव्यवस्था है इस तरह से ना। तो लेकिन जब भारत के संविधान में समाजवादी शब्द लिखा हुआ है, समाजवादी, तो हम उसको क्या कहेंगे? समाजवादी ही कहेंगे। अब जो एलपीजी रिफॉर्म है इनके लिए हम कहाँ पढ़ेंगे? जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तब हम एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में एक अच्छे से पढ़ लेंगे। एलपीजी रिफॉर्म्स होते हैं हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है 1991 में जब बिगड़ चुकी थी, तब भारत की अर्थव्यवस्था को क्या किया गया? खोला गया। खोला गया से मतलब है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, जो अदर देश की जो भी कंपनीज है, वो भारत में निवेश कर गई। और निवेश करने से क्या हुआ? भारत में भी फायदे हुए, कुछ उसके फायदे कुछ नुकसान है, उनकी बातें हम वहां पर करेंगे। अभी हम यहाँ क्या बात करना है? हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से मीनिंग है ये हमें डायरेक्टली वर्ड दिए जाते हैं, हमें पहचानने भी होता है कौन से। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जो ये शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मीनिंग है भारत को कोई अन्य देश किसी कार्य को करने के लिए किसी भी प्रकार से बाधित नहीं कर सकता, या ये नहीं बोल सकता कि आपको ये करना था, ये नहीं करना था, मतलब कुछ नहीं कह सकता। भारत अपने डिसीजन लेने के लिए सेल्फ डिपेंडेंट है, मतलब इस तरह से ये हमें कोई किसी प्रकार का डिसीजन या कुछ भी निर्णय लेने के लिए बाधित नहीं कर सकता। इसलिए भारत क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। और समाजवादी में एक बात ये भी है कि भारतीय सरकार जो भी कानून बनाएगी वह हमेशा किसके हित में होंगे? समाज के हित में होंगे। सामाजिक हित होने का मतलब है आर्थिक समानता भी इसमें एक बहुत बड़ा कारण आता है, क्योंकि आजकल जो है आर्थिक असमानता इतनी ज्यादा है, आपको हर बार सुनने में आता रहता होगा लगभग कि इस धरती पर, मतलब एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, मतलब इसको एग्जांपल के तौर पर लेना, मतलब इस धरती पे ऐसा बोला जाता है जो 5% लोग हैं, जो 5% लोग हैं और जो 95% लोग हैं, ऐसा बोला जाता है जो पूरा जो भी मनी है, जो कि पूरा का पूरी अर्थव्यवस्था है, 5% लोगों के पास 50% से अधिक पैसा है। 50% से अधिक है ऐसा सुनने में आता है, ये आंकड़ा चेंज होता रहता है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ। और 95% जो लोग हैं इनके पास भी समझ लो 50 या 40% है। अब कितनी बड़ी असमानता है? एक तरफ तो 5% के पास इतना पैसा है, एक तरफ जो 95% लोग हैं टोटल उनके पास इतना कम पैसा है, तो कैसे होगा? तो हमारे जो संविधान सभा की जो सोच रही है वह इन सब मुद्दों को लेकर उनके बीच क्या हुआ? डिस्कशन हुआ है कि हमें किस तरह का भारत चाहिए, हमें भारत में किस तरह से कार्य, मतलब भारत के लोगों को हम किस तरीके से एक समान ला सकते हैं, भारत में आपसी बंधुत्व की जो हम भावना ला सकते हैं। इन सब कि सब जो भी वर्ड्स डाले गए हैं इनका कारण बहुत ही ज्यादा डीप है। हम जो समझ रहे हैं ये तो एक सिर्फ हम पढ़ने के मतलब से समझ रहे हैं, वरना इसका मतलब बहुत ही डीप जाता है और बहुत अच्छे इनके मतलब है। तो समाजवादी से मतलब है आर्थिक असमानता को समाप्त करना। तो जो अगला हमारा शब्द है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष से जो संबंध है, पंथ निरपेक्ष, ये हमारा एक शब्द है पंथ निरपेक्ष। इसको काउंट किया जाता है धर्म निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष, जो आजकल सबसे ज्यादा चर्चा होती है इन्हीं शब्दों पर होती है, पंथ निरपेक्ष। यह पंथ निरपेक्ष जो शब्द था 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। अब यदि बात हो पंथ निरपेक्ष की, पंथ निरपेक्ष से मतलब है, धर्म निरपेक्ष से मतलब है कि जो भारतीय सरकार होगी या इंडिया गवर्नमेंट जो भी होगी उसका कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा। ऐसा नहीं कि धर्म निरपेक्ष का मतलब ये नहीं है कि धर्म नहीं होगा भारत में किसी का कोई भी। धर्म निरपेक्ष से मतलब है कि भारत का कोई भी आधिकारिक क्या होगा? धर्म नहीं होगा। सभी धर्मों को, मतलब सभी व्यक्तियों को अपने अलग अलग धर्म मानने की पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी, पूर्ण प्रकार से स्वतंत्रता रहेगी। परंतु एक चीज मैं यहाँ पर बोलता हूँ, इसको मतलब पंथ निरपेक्ष शब्द लिखा गया है, इसको धर्म निरपेक्ष भी बोलते हैं। तो धर्म निरपेक्ष से तो एक मतलब आता है कि भारत में जो प्राचीन काल से, मतलब थोड़ा टॉपिक से हटके हैं, प्राचीन काल से भारत के अंदर किसको धर्म कहा जाता है? जो सत्य होता है, न्याय होता है,
तो वहां पर भारतीय जो प्राचीनतम व्यवस्था रही है तो उसमें ऐसा बोलते हैं कि यह मेरा धर्म है। सत्य बोलना क्या है? धर्म है। तो अगला हमारा जो एक इसमें एक अगला शब्द आता है, नेक्स्ट जो शब्द आता है हमारा बंधुता। बंधुता, बंधुता, समानता। तो ये हमसे यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि बंधुता, बंधुता का अर्थ है भारतीय संविधान में, मतलब बंधुता लिखा है हमारे संविधान में, प्रस्तावना में बंधुता लिखा है। बंधुता का मतलब है भारत के सभी नागरिक आपस में एक बंधुता की भावना से रहेंगे। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कम ना आके कि ये कम है मैं ज्यादा हूं, मतलब इस तरह की भावना सभी भारतवासियों को अपने हृदय में रखनी चाहिए। तो बंधुता का अर्थ यहाँ पर ये है, ठीक है। एक दूसरे नागरिक के प्रति एक भाईचारे की भावना रखना, उसको कम ना आंकना। समानता, समानता का अर्थ है समानता भर प्रकार से समानता है, किसी से भेदभाव नहीं करना, अवसर की समानता, ठीक है। और स्वतंत्रता से मतलब है, स्वतंत्रता का हमने पहले ही जिक्र किया है, आर्थिक, सामाजिक, इस प्रकार की जितनी भी स्वतंत्रता है 3 प्रकार की हमें होनी चाहिए। अब आपसे क्वेश्चन बनता है कि ये जो 3 शब्द है, इस तरह के शब्द जो लिए गए हैं, बंधुता, समानता, स्वतंत्रता, यह जो नारा था, यह इस प्रकार का एक नारा था जो कि फ्रांसीसी क्रांति में दिया गया था। जब फ्रांस में क्रांति चल रही थी, जिसको हम फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानते हैं, तो उसमें एक नारा दिया गया था इस तरह से, बंधुत्व, समानता, स्वतंत्रता का। तो यह नारा जो ये शब्द लिए गए हैं, ये पूछे जाते हैं कि यह शब्द कहां से लिए गए हैं, या आगे के एग्जाम में पूछा जा सकता है यह शब्द कौन सी क्रांति से लिए गए हैं। तो याद रखना है फ्रांसीसी क्रांति, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, फ्रांसीसी क्रांति से ये शब्द लिए गए हैं। इस यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया है तो इन चीजों को मतलब बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लेना है, क्योंकि मैं सभी चीजें बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूँ, कई चीजें मैं बोल रहा हूँ, अगर वो आपको ठीक लगता है तथ्य तो उसको आपने लिख लेना है। तब इसमें हम आगे जो पढ़ते हैं समता या समानता। अब ये समता और समानता जो है यह अवसर की समानता भी है, और एक दूसरे के लिए हमें एक समान भाव रखने वाली बात भी है। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, विधि के लिए जो भारत में विधि होगी उसके लिए अगर आप करोड़पति है या आपके पास सिर्फ 1000 रुपए है, अगर करोड़पति किसी जुर्म को करता है या किसी व्यक्ति के द्वारा कोई जुर्म होता है, तो हमारा जो कानून व्यवस्था है उसके सामने सभी समान है। वह यदि कोई किसी पद पे बहुत बड़ा अधिकारी है या कोई एक सामान्य व्यक्ति है, यदि दोनों अगर सेम जुर्म करते हैं, एक ही जुर्म किया जाता है दोनों के द्वारा, तो एक प्रकार की उनके खिलाफ क्या होगी, कार्यवाही होगी। तो ये विधि के समक्ष क्या है, समानता है। अब इसमें जो हमारा नेक्स्ट जो शब्द है, मतलब पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, ये सभी हो चुके हैं। अब इसमें इससे अलग जो हमारे सामने बातें आती है, हम सभी शब्दों का जो विश्लेषण है वो कर चुके हैं। अब क्वेश्चन बन जाता है आपसे एक जो सामाजिक और आर्थिक न्याय था, सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनैतिक, राजनैतिक न्याय। अब ये पूछा जाता है कि इस न्याय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किन भागों में की गई है। तो एक तो प्रस्तावना आप पढ़ ही रही हैं, दूसरा आर्टिकल 38 जो है, आर्टिकल 38 यह किसमें लिखित है, डीपीएसपी, डीपीएसपी जो कि भाग 3 है, नहीं भाग 3 नहीं, ये भाग 4 है, पार्ट 4 है, जो कि संविधान के पार्ट 4 में लिखित है। डीपीएसपी संविधान का भाग 4। तो आपसे एक चीज पूछी जा सकती है, जो सामाजिक, आर्थिक, ये जो राजनीतिक न्याय है, ये संविधान के किन भागों में लिखा है। एक तो प्रस्तावना, और दूसरा कहां पर है, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो यह 2 जगह क्या है, उल्लेखित है, आपको याद रखना है, आर्टिकल 38। उसी प्रकार से एक शब्द मैंने अभी बोला था, बंधुता, बंधुता। तो
बंधुता शब्द को हमने कहाँ पढ़ा अभी? प्रस्तावना में, प्रस्तावना में पढ़ा है। और दूसरा हम इसको कहाँ पढ़ते हैं? जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है। यह किस में आते हैं आपके? आर्टिकल 51 का ए। और ये भाग कौन सा है? भाग 4। संविधान का भाग कौन सा है? भाग 4 ए। अब जब क्वेश्चन की प्रवृत्ति बदलती जा रही है, क्वेश्चन की प्रवृत्ति क्या है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा किसी भी प्रकार का। अब इसमें 2-4 जो प्रवृत्ति के क्वेश्चन है कि आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वहां से क्वेश्चन बनता है। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि भारत प्रस्तावना में भारत शब्द का जिक्र कितनी बार हुआ है? जैसे हम भारत के लोग, भारत को, ठीक है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है आने वाले समय में कि भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है। तो भारत शब्द का प्रयोग मात्र 2 बार हुआ है, याद रखना है। मतलब आने वाले समय में इस तरह के क्वेश्चन क्या है, बन सकते हैं, ठीक है। अब संविधान जो अंगीकृत हुआ था, संविधान जो हम पढ़ते हैं डेट की लागू किस दिन हुआ? 26 जनवरी 1950। तो यह किस दिन बनकर अंगीकृत हुआ, यह भी एक क्वेश्चन बनता है। अंगीकृत हुआ, अंगीकृत का मतलब है किस दिन बनकर क्या हुआ? रेडी हुआ। तो इसकी डेट क्या है? 26 नवंबर 1949। इस दिन ये बनकर क्या हुआ? अंगीकृत हुआ। अब 26 नवंबर 1949 को हमें क्यों याद रखना पड़ता है? क्योंकि इस दिन क्या हुआ था कि जो हमारे 16 अनुच्छेद है, जिनका उल्लेख आर्टिकल 394 में है, आर्टिकल 394 में उल्लेख है किनका? 16 अनुच्छेदों का, जो कि लागू किए गए किस दिन? 26 नवंबर 1949 को। 16 अनुच्छेद, इन 16 अनुच्छेदों का जिक्र कहां पर है? आर्टिकल 394। फिर 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को क्या किया गया? लागू कर दिया गया। अब भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना है, उसके बारे में कुछ शब्द लिखे गए हैं, अर्थात मतलब कुछ महान व्यक्तित्व है जिनके द्वारा इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे एक बोला गया है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। तो यह शब्द किनका है? ठाकुर दास भार्गव जी का। इस तरह से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि यह शब्द किसके द्वारा प्रयोग किया गया है, ठीक है। मतलब ठाकुर दास भार्गव जी। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। तो इसी प्रकार के.एम. मुंशी जो प्रारूप समिति के एक सदस्य थे, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग समिति, उनके द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। इसको आप लिख लेना स्लाइड को। और भीमराव अंबेडकर द्वारा कहा गया संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। यह शब्द किसके द्वारा कहे गए? भीमराव अंबेडकर। तो आपसे डायरेक्टली ये कोट्स देकर आपसे पूछा जा सकता है कि यह किसने लिखा, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से सभी इस वीडियो को 1 या 2 बार देखना है और अपने क्वेश्चंस को, मतलब फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन टेस्ट सीरीज करनी है प्रस्तावना से संबंधित। जो भी आपके पास क्वेश्चंस होंगे उनको करना है, सोल्व करना है। यदि एक आधा क्वेश्चन ऐसा रहता है तो उसको ऐड कर लेना, अदरवाइज आपका जो भी पूरा का पूरा प्रस्तावना से संबंधित पार्ट है इसी के अंदर खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो मेरे माइंड से निकल जाता है अक्सर बच्चों को पढ़ाते हुए, तो 42 जो अमेंडमेंट था, 42वां संशोधन कब हुआ? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है।
42वां संशोधन 1976, 42वां संशोधन 1976। अभी तक मात्र प्रस्तावना में संशोधन जो हुआ है वह कौन सा है? 42वां संशोधन 1976। इसके अलावा किसी संशोधन द्वारा कोई संशोधन प्रस्तावना में नहीं किया गया। तो इसमें 3 शब्द हमारी प्रस्तावना में जोड़े गए और वह 3 शब्द जो है उनका क्रम भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। तो इन 3 शब्दों को याद रखना बहुत जरूरी है और ये अब क्वेश्चंस की जो प्रवृत्ति बन चुकी है, ये प्रवृत्ति बन चुकी है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं। तो सबसे पहला जो इसमें 3 वर्ड जोड़े गए उनका क्रम इस तरह से: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, इंटीग्रिटी। तो इन शब्दों को आपको याद भी रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि मूल संविधान में निम्न में से कौन सा शब्द था। ठीक है, अगर आपको ये तीनों शब्द दिखते हैं तो ये मूल संविधान में नहीं थे। इनको कब जोड़ा गया? 42 अमेंडमेंट 1976। तो आपको अच्छे तरह से याद रखना है कि प्रस्तावना में जो अभी तक संशोधन हुआ है वह 42वां संविधान संशोधन है जो कि 1976 में हुआ, जिसमें कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ठीक है, धन्यवाद।